में आपका स्वागत है और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन के अगले पार्ट के बारे में। पिछली क्लासेस में हमने डिस्कस किया विटामिन के बारे में, फिर कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। इसके बाद आज का जो क्रम है वो है प्रोटीन। मैं बात करूं अगर प्रोटीन की, तो जो प्रोटीन होता है ये ऊर्जादायी पदार्थ होता है। ऊर्जादायी पदार्थ होता है। ऊर्जादायी पदार्थ होता है। ऊर्जादायी पदार्थ कहने का मतलब यह है कि यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। यह हमारे शरीर को ऊर्जा, एनर्जी प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ शरीर का निर्माण करता है। शरीर का निर्माण करता है। शरीर का निर्माण करता है। शरीर के निर्माण में अगर हम बात करें तो शरीर के निर्माण में यह मुख्य रूप से मांसपेशी का निर्माण करता है। मांसपेशी का निर्माण करता है और मांसपेशियों के डेवलपमेंट के लिए बेहद आवश्यक तत्व होता है, क्योंकि मांसपेशी जब बनेगी तो हमारे शरीर का विकास भी होगा, शरीर का निर्माण भी होगा, शरीर हष्ट पुष्ट भी होगा। इसीलिए प्रोटीन को हम कहते हैं शरीर निर्माण का खंड। शरीर निर्माण का खंड। निर्माण का खंड। शरीर निर्माण का खंड भी कहा जाता है किसको? प्रोटीन को। जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन बेसिकली अगर हम देखें इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो मुख्य रूप से इसकी प्रकृति जो होती है वो होती है क्षारीय प्रकृति। क्षारीय होता है, ये क्षारीय होता है भाई। प्रोटीन की अगर हम बेसिक प्रकृति देखें अगर इसकी, तो इसकी जो मुख्य प्रकृति होती है वो क्या होती है? क्षारीय होती है या फिर क्षारकीय होती है। और इस प्रोटीन में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, इस बात को बिल्कुल दिमाग पे लॉक करके रखना है आपको। इसमें अगर मैं तत्वों की बात करूं तो इसमें पाया जाता है कार्बन, इसमें पाया जाता है हाइड्रोजन, इसमें पाया जाता है ऑक्सीजन, इसमें पाया जाता है नाइट्रोजन, और इसी के साथ साथ इसमें सल्फर और फास्फोरस भी पाया जाता है। सल्फर और फास्फोरस भी इसमें पाया जाता है। प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो जो प्रोटीन होता है, इसकी सबसे बेसिक यूनिट की अगर बात करी जाए, इसकी सबसे बेसिक यूनिट जो होती है, इसकी इकाई जो होती है भाई, इकाई होती है इसकी अमीनो एसिड या फिर अमीनो अम्ल। प्रोटीन की इकाई आपसे पूछा जाए कि भाई प्रोटीन की इकाई क्या होती है, तो प्रोटीन की इकाई होती है अमीनो अम्ल। और जो अमीनो अम्ल होते हैं, इसमें से हम किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं भाई? इसमें कुछ एंजाइम शामिल होते हैं, कुछ एंटीजन शामिल होते हैं, कुछ एंटीबॉडी शामिल होते हैं, तथा कुछ ही हार्मोन भी इसमें शामिल होते हैं। तो भाई अमीनो अम्ल में हम क्या क्या चीज़ों को शामिल करते हैं? एंटीजन को शामिल करते हैं, एंटीबॉडी को शामिल करते हैं, कुछ हार्मोन को शामिल करते हैं, एंजाइम को शामिल करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें प्रोटीन कही जा सकती है कि भाई एंटीजन प्रोटीन होता है, एंटीबॉडी प्रोटीन होता है और एंजाइम भी होता है प्रोटीन, तथा कुछ हार्मोन जो होते हैं वो भी प्रोटीन होते हैं। अब इस क्रम में क्योंकि इकाई क्या है? इकाई है अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड की अगर मैं बात करूं तो अमीनो एसिड किस प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या फंक्शनिंग है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जो अमीनो एसिड होता है, जो प्रोटीन की सबसे बेसिक यूनिट होती है, सबसे बेसिक इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन एक बात और यहां पर हमको याद रखनी है कि प्रोटीन अगर हम खा रहे हैं तो हमको ऊर्जा कितनी मिलती है, इससे एनर्जी कितनी मिलती है? लगभग 4.5 कैलोरी के आसपास ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन के 1 ग्राम अणु से हमको लगभग 4.5 ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। और इसी के साथ साथ मैं बात करने वाला हूं किसकी? अमीनो अम्ल की। जब एक से ज्यादा अमीनो अम्ल मिलते हैं तो उन अमीनो अम्ल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, कौन सा बंध बनता है, यह सवाल कई बार छोटे वनडे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो आप इस चीज को बिल्कुल माइंड पे लॉक करके रखेंगे कि अमीनो अम्लों के बीच में कौन सा बंध बनता है? पेप्टाइड बंध बनता है। पेप्टाइड बंध।
भाई पेप्टाइड बंध का संबंध किससे है? तो प्रोटीन से है। भाई अमीनो अम्लों के मध्य में, अमीनो अम्लों के बीच में जो बंध बनता है उसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बंध। अब हम बात करने वाले हैं कि जो प्रोटीन होता है ये होता कितने प्रकार का है, अमीनो अम्ल जो होते हैं ये होते कितने प्रकार के हैं। तो भाई अगर मैं बात करूं अमीनो एसिड की, अमीनो अम्लों की, तो जो अमीनो अम्ल होते हैं ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, दो प्रकार के होते हैं अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल। भाई कौन कौन से दो होते हैं? तो एक होता है आवश्यक अमीनो अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल। और दूसरा होता है अनावश्यक अमीनो अम्ल, अनावश्यक अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल। भाई क्या होते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल और क्या होते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल? आवश्यक का मतलब ये नहीं कि भाई इसकी आवश्यकता है, और अनावश्यक का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि भाई इसकी आवश्यकता बॉडी में नहीं है। क्या मतलब होता है आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो अम्ल का? भाई मैं अगर बात करूं आवश्यक अमीनो अम्ल की, तो भाई आवश्यक अमीनो अम्ल जो होते हैं हमारे शरीर में नहीं बनते, हमारे शरीर में नहीं बनते, नहीं बनते। अच्छा, अगर ये हमारे शरीर में नहीं बनते हैं तो कहीं ना कहीं से हम इनको प्राप्त तो करेंगे ही ना, कहीं ना कहीं से इनको ग्रहण करेंगे ही ना। तो भाई इनको हम बाह्य खाद्य पदार्थों से प्राप्त करते हैं, बाह्य खाद्य पदार्थों से प्राप्त किया जाता है, से प्राप्त किया जाता है, किया जाता है। भाई हमको लेना ही किसको है? आवश्यक अमीनो अम्ल को। और ये अगर हमारे बॉडी में कम हो जाए तो यही प्रोटीन की कमी के लिए जिम्मेदार होते हैं। सीधा सीधा सवाल आपसे पूछेगा कि प्रोटीन की कमी के लिए जिम्मेदार कौन से अमीनो अम्ल होते हैं? तो प्रोटीन की कमी के लिए जिम्मेदार अमीनो अम्ल होते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। यही प्रोटीन की कमी के लिए, यही प्रोटीन की कमी के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, होते हैं। बात करें अगर इसमें इसके रिच सोर्स क्या है, तो भाई इसके रिच सोर्स होते हैं सोयाबीन हो गई, दाल हो गई, मशरूम हो गया। ये सारी की सारी चीजों में हमको मिलता है क्या? प्रोटीन। दाल से, सोयाबीन से, मशरूम से, इन सब से हमको प्राप्त होता है क्या? प्रोटीन, आवश्यक अमीनो अम्ल। बात करें अनावश्यक अमीनो अम्ल की, तो अनावश्यक अमीनो अम्ल कौन से अमीनो अम्ल होते हैं? ऐसे अमीनो अम्ल, ऐसे अमीनो अम्ल जिनका निर्माण, जिनका निर्माण हमारा मानव शरीर कर लेता है, हमारा मानव शरीर कर लेता है, कर लेता है। तो जब ये हमारे शरीर में बन ही जाते हैं तो इनकी कमी तो होने वाली नहीं है। कमी किसकी होगी भाई? जो हमारी बॉडी में नहीं बनता है, जिसको हम बाहर से लेते हैं। और प्रोटीन की कमी के लिए जिम्मेदार भी कौन है? आवश्यक अमीनो अम्ल, एसेंशियल अमीनो एसिड। तो भाई इस क्रम में अगर मैं बात करूं कि अगर कमी हो गई प्रोटीन की तो कौन सा रोग होगा, उस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अगर अधिकता हो गई प्रोटीन की तो कौन सा रोग होगा उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देख लेते हैं भाई कि क्या क्या रोग होते हैं प्रोटीन के कारण, प्रोटीन के कारण कौन कौन से रोग होते हैं, और फिर इसके बाद हम देखेंगे कहां कहां पर कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो भाई अगर मैं बात करूं प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो भाई कमी से रोग, कमी से रोग। भाई प्रोटीन की कमी से अगर मैं रोग की बात करूं तो भाई पहला रोग होता है मरासमस,
मरासमस, भाई छोटे बच्चों में होता है प्रोटीन की कमी से मरासमस। और दूसरा रोग होता है क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर। प्रोटीन की कमी से ये दो रोग होते हैं, मरासमस और क्वाशियोरकर। हम सभी जानते हैं कि भाई अगर हम रिच अमाउंट में प्रोटीन ले रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोटीन ले रहे हैं, तो उतना ही ज्यादा काम करना पड़ता है हमारी किडनी को, क्योंकि इससे अमोनिया निकलता है और अमोनिया को फिल्टर करने का काम करता है किडनी। तो जितना ज्यादा हम प्रोटीन खाएंगे, अगर बहुत ज्यादा प्रोटीन खाएंगे तो बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा किडनी को, और किडनी ज्यादा काम करेगी तो जल्दी वो खराब भी हो जाएगी। इसलिए प्रोटीन की अधिकता से किडनी में प्रॉब्लम आती है, किडनी से संबंधित रोग होते हैं। अब मैं बात करूं कि भाई प्रोटीन, कौन कौन सा प्रोटीन कहां कहां पर पाया जाता है, कौन कौन सा प्रोटीन कहां कहां पर पाया जाता है, इसके बारे में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। आपसे पूछेगा भाई बाल में कौन सा प्रोटीन होता है, बाल में कौन सा प्रोटीन होता है, नाखून में कौन सा प्रोटीन होता है, अस्थि में कौन सा प्रोटीन होता है, त्वचा में कौन सा प्रोटीन होता है, खून में या फिर रक्त में कौन सा प्रोटीन होता है, इन सब की बात आपसे पूछी जाती है। तो मैं बात करूं जितना भी बाह्य कंकाल तंत्र होता है उन सब में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं केराटिन प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन। भाई बाल भी बाह्य कंकाल तंत्र का हिस्सा है और नाखून भी बाह्य कंकाल तंत्र का हिस्सा है, तो भाई इसमें हम बात करें, इसमें भी क्या होगा, केराटिन प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन। बाह्य कंकाल तंत्र का मतलब शरीर का वह बाहरी भाग जो लगभग डेड है, लगभग मरा हुआ है। कछुए का बाहरी आवरण हो गया, केराटिन प्रोटीन होगा। चिड़िया की चोंच हो गई, केराटिन प्रोटीन होगा। जानवरों की सींगें हो गई, खुर हो गए, नाखून हो गया, उनमें केराटिन प्रोटीन होगा। चिड़िया की चोंच हो गई, उसमें केराटिन प्रोटीन होगा। घेंगा हो गया, उसके बाहरी आवरण में केराटिन प्रोटीन होगा। बात करें अस्थि में, तो अस्थि में पाया जाता है, अस्थि में पाया जाता है ओशीन प्रोटीन। कई बार पूछा गया है कि भाई अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो अस्थि में पाया जाता है ओशीन। त्वचा में होता है कोलेसिन, कोलेसिन। लेकिन अगर पूछा जाए त्वचा का वर्णक क्या है, तो भाई वर्णक होता है मिलेनिन, मिलेनिन, मिलेनिन होता है इसका वर्णक। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं रक्त में कौन सा प्रोटीन होता है, तो रक्त में होता है प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, ग्लोबिन, ग्लोबिन, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। तो ये सारे के सारे प्रोटीन पाए जाते हैं रक्त में, खून में। बात करें अगर मांसपेशी में, तो मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन होता है, मांसपेशी में प्रोटीन पाया जाता है मायोसिन, मायोसिन, एक्टिन, एक्टिन और मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ग्लोबिन। भाई ग्लोबिन वर्ड जहां पर लगेगा उसका मतलब ही होगा लाल रंग। आपसे पूछे जाएगा कि रक्त जो होता है उसका रंग किसके कारण लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। लेकिन पूछेगा मांसपेशी का लाल रंग किसके कारण होता है, तो मायोग्लोबिन के कारण होता है। इस तरीके से गेहूं में पूछ लेता है, गेहूं में होता है ग्लूटेनिन, अंडे में होता है एल्ब्यूमिन। तो प्रोटीन में ये सारे के सारे चीजें आपसे पूछी जाती हैं, इन सबको आपको अपने दिमाग में लॉक करके रखना है। तो भाई अगर मैं बात करूं तो प्रोटीन में इतना भी अगर आपने ठीक ठीक पढ़ लिया तो काफी सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे। तो भाई आज की क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल, जय हिंद।